आज हम वैसे पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। पहले आप लोगों ने पढ़ा है कभी सेल साइकिल के बारे में कि सेल साइकिल क्या होता है? यस मैम, पढ़ा था सेकंड चलो, सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में किसने आपके कोर्स वर्क में था? ठीक, तो क्या होता क्या है डिटेल्स मैम में सेल पढ़ा? का जी, डिटेल में पढ़ा था बायोलॉजी में मैम। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो सेल साइकिल है, इसमें बताएं कि ये क्या चीज क्या है, डिफाइन करें अगर मैं कहूँ तो आप थोड़ा बहुत आइडिया हो। मैम ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो सेल ने मतलब अपनी होल लाइफ में कवर करने होते हैं, मैच्योर होता है, बाद में डिवाइड होता है, वो सारा जो फेज है उसे ओवरऑल सेल साइकिल बोलते अच्छा, उसकी पूरी जिंदगी में जो भी उसके जैसे मौसम आते हैं ना, जिसमें डिवीजन के हैं, जहाँ पे रुकना है, जहाँ पे डिवाइड करना है, जहाँ पे सिर्फ ग्रोथ करनी है, वो सारी की सारी जो स्टेजेस आती हैं उसको हम सेल साइकिल बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे है हमारे 4 मौसम है, ठीक है, इसी तरह सेल के साइकिल के भी मौसम है। इस तरह से आप याद रखें। हमारे देखें कि गर्मियों में और बाहर के मौसम, विंटर और जो है ना स्प्रिंग में, समर एंड स्प्रिंग में देखें मैक्सिमम ग्रोथ होती है। विंटर और ऑटम में देख लें कम होती है। इसी तरह साइकिल, सेल साइकिल की, एक सेल की जिंदगी में भी कुछ मौसम होते हैं जिसमें उसकी ग्रोथ होती है, और कुछ मतलब मैक्सिमम सेल डिवीजन होती है और ग्रोथ, कुछ ऐसे भी मौसम आते हैं जिसमें उसकी ग्रोथ स्टॉप भी हो सकती है, और मतलब ग्रोथ मतलब उसकी होती है, और मतलब सिंथेसिस होती है। कुछ देखते हैं अब हम जो है ना सारे के सारे स्टेजेस के लिहाज से कि किस तरह से आते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल अब 23 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। अच्छा, अब है मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स डिवाइड कॉन्स्टेंटली, कि कितनी डिफरेंट टाइप के सेल हैं कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स टू नो, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल को पता हो कि मैंने कब डिवाइड करना है और कब नहीं करना। ये चेक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन चेक पॉइंट्स को ना देखे ना तो कैंसर हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ठीक है। हैं। यस मैम। अच्छा, पहले तो आपने डिटेल्स में इसकी रेगुलेशन भी पढ़ी हुई है कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है रेगुलेशन में, प्रोटीन जी काइनेजेस और मैम, सारा। सारा ही पढ़ा था। अच्छा, फिर मैम जी पढ़ा फर्स्ट हुआ है से पर समझ नहीं आया मुझे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इसको ना आराम से पढ़ें, एक दफा ना तसल्ली से पढ़ें इसको। तो इस तरह से पढ़ें कि आप, जैसे ये है कि सीजन है सेल में, कुछ इस तरह की लैंग्वेज में पढ़ें कि आपको ना वो याद रहे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के सेल हैं, डिफरेंट टाइप को कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल को पता हो कि कब डिवाइड करना है और कब नहीं करना। इफ अ सेल डिवाइड्स व्हाइल इट इज इन अनहेल्दी कंडीशन, कि एबनॉर्मल कंडीशन में तो कैंसर हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ ही होगी। फिर प्रॉपर सेल डिवीजन रिक्वायर्स दैट द सेल परफॉर्म्स मेनी चेक पॉइंट्स, ये जरूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्किंग करेक्टली, कि अगर रेप्लिकेशन हो रही है तो उसकी में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी है। और अगर सेल डिवीजन होनी है, एम फेज है, माइटोटिक फेज है, तो उसमें पता होना चाहिए कि ये जो है फेज स्टार्ट होने से पहले जो जो रिक्वायरमेंट है सारी की सारी पूरी हैं। देन वो चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, तो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, तो फिर एक प्रॉपर जो है नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। अदरवाइज उसकी अगर कोई कमी बेशी है, या कहीं से डीएनए ब्रेक हो गया है, या कहीं पे कोई प्रोटीन की रेगुलेशन में कमी बेशी है, तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं आपको साइकिल उधर उसकी तरफ चलते हैं। ये इंटरनेट अनस्टेबल क्यों हो रहा है? अच्छा, the replication cycle is called the cell cycle and has 4 well defined stages in S phase. एस फेज में क्या आता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। लेकिन अभी हम उसको जब तक डायग्रामेटिकली नहीं समझेंगे, इस तरह पढ़ने से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से रीड आउट भी कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अच्छा, इन द G2 फेज न्यू प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। अब G2 फेज है, उसकी एक ग्रोथ 1 फेज है और एक ग्रोथ 2 फेज है। ठीक है, M फेज उसके नाम से ही जाहिर है कि ये माइटोटिक फेज है।
द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होता है, इसमें पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेटेड और 2 डॉटर सेल्स जो है वो बच जाते हैं। द सेल नाउ पासिस इनटू G1 फेज। जब सेल की डिवीजन हो जाती है ना, सबसे पहले देखिए इतना याद रखें कि सेल ने जब डिवाइड करना है तो उसने सबसे पहले ग्रोथ की 1 स्टेज पे जाना है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट ये फेज है उसकी जिंदगी की सबसे लंबी जो फेज है वो G1 फेज है, वेयर द सेल कैन आइदर एंटर। अब फिर बाद में डिसाइड करेगा कि उसने बाद में एस फेज में जाना है रिपीट साइकिल को करने के लिए, कि G0 और G0 फेज में जाना है। अब G0 और G0 फेज का बताते हैं, ये वो फेज है जब सेल कह दे कि मैंने नेक्स्ट नहीं अपनी जिंदगी में डिवाइड होना, और बस डिवीजन खत्म है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसमें ये है कि जैसे आप नर्व सेल्स की एग्जांपल ले लें, दिमाग के न्यूरॉन सेल वो बार बार उनकी डिवीजन नहीं होती है, एक दफा डिवाइड करके और बस। वेयर द सेल स्टॉप डिवाइडिंग, अच्छा यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि G0 से सेल स्टॉप करते हैं डिवाइड करना। सेल दैट अच्छा डोंट रियली डिवाइड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, एक और उसकी एग्जांपल भी है कार्डियोमायोसाइट्स जो हैं, और न्यूरॉन्स की एग्जांपल दी है मैंने आपको कि पूरी लाइफ टाइम में वो दोबारा डिवाइड नहीं करते, ये G0 फेज में चले जाते हैं। अच्छा चले अब हम ना यहाँ पे पढ़ना इसको देखते हैं, ये क्या एंटर, ये कौन है? अच्छा अब हम दूसरी स्क्रीन शेयर करवाते हैं। साइकिल को देखते हैं हम जी। तो ये देखें, ये बड़ा सिंपल सा साइकिल है। देखें ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ना सेल का ये जो पोर्शन है, ये सारे का सारा जो है ये क्या है, इंटरफेज है। और इंटरफेज क्या होती है जी? रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज होती है। रेस्टिंग में क्या रेस्ट कर रहा होता है, सो गया होता है सेल जो है? नो मैम, वो प्रिपरेशन कर रहा होता है डिवाइड होने के लिए, अपने मटेरियल्स तैयार अच्छा, कर रहा होता है। और बस वो डिवाइड करेगा ही तो ग्रोथ होगी, वैसे ग्रोथ नहीं होती सेल के अंदर। होती है मैम, बड़ा होता है, मैच्योर होगा, ये वो हर तरह वही ना, इस स्टेज में फर्क सिर्फ ये है एम फेज से, ये जो ब्लू लाइन में ब्लू कलर में इंडिकेट हो रहा है कि सेल इंटरफेज में जब चला जाता है, इसकी ग्रोथ और सारे जो प्रोटीन सिंथेसिस है, रेप्लिकेशन है, सारे प्रोसेसेस जो हैं वो चलेंगे, बट सेल डिवीजन नहीं होगी। ये फर्क है, उसकी ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन नहीं होगी। अब जो ग्रीन कलर में ये जो बॉक्स है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे माइटोसिस होती है, एम फेज है, और सेल डिवाइड करेगा। अच्छा अब जब सेल यहाँ पे डिवाइड हो गया माइटोसिस के बाद, अब वो G1 फेज में जाएगा, फर्स्ट ग्रोथ जो की वन स्टेज में जाएगा G1 फेज में। अच्छा इसमें ज्यादातर वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं G1 फेज में। ये देखें कितनी लंबी है, यहाँ से अगर आपको नाम ही याद रहे ना तो इस डायग्राम को बस याद कर ले। ये देखें सबसे बड़ा जो है ना इसकी जिंदगी का ये वाला घर है, यहाँ पे मतलब ये कमरा है, यहाँ पे जिंदगी में सबसे ज्यादा रहेगा वो। ठीक है, और यहाँ पे उसके मैक्स और प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनेलिस जो है डिफरेंशिएशन सारा कुछ होता है, ग्रोथ भी चलेगी। अच्छा फिर इसके बाद ना सेल फिर इस पहली स्टेज यानी आफ्टर डिवीजन G1 स्टेज में काफी देर रहा, ठीक है, प्रोटीन बनी, ऑर्गेनेल्स बने, ठीक है, उसके बाद वो चेक पॉइंट एक लगाएगा। चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेल की थ्रू आउट लाइफ में। अब वो चेक करेगा कि उसने जो नेक्स्ट स्टेज में जाना है या फेज में जाना है, एस सिंथेसिस फेज में जाना है, तो उस फेज में जाने के लिए उसकी मशीनरी वेल एक्यूरेटली काम कर रही है, उसकी सारी जो थिंग्स हैं वो प्रॉपरली जो है वर्किंग में है और पूरी है, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज में मूव करेगा। अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, कैंसरस ग्रोथ होगी। अब इसमें क्या है, सिंथेसिस स्टेज में गया सेल, अब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगी, इसमें जो आपको पता है क्रोमोसोम जो है उनकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, ये तो आपको बायोलॉजी वालों को बड़ा अच्छा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ अब यहाँ पे 46 कंप्लीट कर लेगा, 23 पेयर जो है ना उसमें बाद में वो कंप्लीट कर लेगा, उसकी रेप्लिकेशन जो होगी। ठीक है, अब जो है सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद वो सेल जो है अपनी ग्रोथ की सेकंड स्टेज में चला जाएगा, G2 फेज में। सिंथेसिस फेज से किस में जाएगा,
G2 स्टेज में जाएगा, ठीक है। अब G2 स्टेज में क्या करेगा वो, अब फिर यहाँ पे फिर सोचेगा, तो तैयारी शैयारी कर रहा है कि उसने अब नेक्स्ट डिवाइड करना है या नहीं करना। तो वो अब M फेज में उसके बाद उसने जाना है, तो M फेज में जाने से पहले फिर वो चेक करेगा। अब ये याद रखना कि चेक पॉइंट्स कहाँ पे हैं। सबसे पहले सेल डिवाइड किया और वो लंबी सारी G1 फेज में गया, वहां के उसके बाद उसने चेक करना है कि मैं सिंथेसिस फेज में जाऊं या ना जाऊं। अगर मेरी हर चीज कंप्लीट है, सारा वर्किंग प्रॉपरली मशीनरी, तो देन हो जाएगा। अब फिर वो सिंथेसिस फेज से जी में, तो G2 में तो चला जाएगा। अब फिर G2 से जब वो माइटोसिस M फेज में जाएगा ना, फिर वो चेक करेगा कि मुझे वो जहाँ सारा कुछ जो है प्रेपरेशन मेरी हो गई है माइटोटिक स्टेज में जाने के लिए, उसमें माइटोटिक, अब माइटोटिक स्टेज में जाने के लिए उसे मतलब क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। माइटोसिस भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मियोसिस भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें आप थोड़ा सा, अगर मैं ये नहीं कहती कि सारी स्टेजेस आपको हर बंदे को हर टाइम हर चीज याद होती है, लेकिन एक रफ सा एस्टिमेट तो हर बंदे को होता है कि सेल डिवीजन माइटोसिस हो रही है। अब माइटोसिस में ये याद होगा कि उसकी मतलब क्या, उस सेल के अंदर आपको क्या चीज नजर क्या आती है। एक जो है सेल डिवाइड करने से पहले उसमें क्या क्या चीजें जो विजिबल है, क्रोमोसोम है किस तरह से नजर आते हैं, स्पिंडल बन रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो उनकी अरेंज में ये सारा कंप्लीट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे वो उसकी प्रेपरेशन कंप्लीट होगी ग्रोथ की सेकंड स्टेज पे, तो फिर वो है सेल जो है फिर वो M फेज में चला जाएगा, माइटोटिक फेज, फिर यहाँ पे माइटोसिस होगी और फिर वो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आपने चेक पॉइंट्स को याद रखना है, चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, और ये चार जो है इसके स्टेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि G0 पे, हाँ ये वाली चीज हमने देखनी थी कि अब जब माइटोसिस हुई तो वो G1 फेज में जाएगा, G1 में हमें ग्रोथ होगी, वो लंबी उसकी जिंदगी की ये फेज है। अच्छा, या तो फिर वो नेक्स्ट फेज में जाएगा सिंथेसिस फेज में, या फिर वो G0 फेज में चला जाएगा। और G0 फेज या G0 फेज भी इसको कहते हैं, अगर यहाँ पे वो चला जाएगा तो इसका मतलब है कि सेल ने अपनी सेल डिवीजन स्टॉप कर ली है, वो नो मोर, इसकी नो मोर डिवीजन होगी, ठीक है। ये देखें, नो मोर सेल डिवीजन, और इसकी एग्जांपल न्यूरॉन की दी है और एक और भी दी है, ठीक है। मैम वो स्टॉप क्यों करता है? देखें, कुछ सेल एक नेचुरल फिनोमिना भी अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं ना, कि अब उन्होंने अब दिमाग के अगर सेल की देखें, कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे उनकी अगर बार बार रीजनरेशन होती रहेगी, नए सेल्स बनते रहेंगे, तो फिर क्या चीज बन जाएगी। ये कुदरतन अमल है कि कुछ सेल जो हैं वो आफ्टर सर्टेन टाइम या एक दफा डिवाइड होने के बाद दोबारा उनकी ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आवाज की क्लैरिटी है? मेरा, मुझे तो आप लोगों की क्लियर आवाज आ रही है, आज कोई साउंड भी नहीं है। अपने माइक्स जो हैं आप लोग म्यूट कर ले बेशक। आज हम इस सेल साइकिल को तो पढ़ा ही है, लेकिन इसकी रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जितने भी ये ग्रोथ की, ये तो सिंपल सा नजर आ रहा है ना आपको कि ये देखें इंटरफेस है ब्लू कलर में जो शो हो रही है, फिर ये जो है ना ये माइटोटिक फेज है। अब जो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये इंटरनेट अनस्टेबल शो हो रहा है। अच्छा, अभी हर स्टेज के ऊपर जो है आपको पता है कि जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं सेल में, उनकी रेगुलेशन जो है, उनकी जो भी रेगुलेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है जी। रेगुलेशन का मतलब कमी बेशी दोनों में ही आ जाता है, ठीक है, कि उसको रेगुलेट करना। जितने भी स्टेजेस चल रही है, ये प्रोटीन जो है प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन काइनेजेस हैं, उनके थ्रू इनकी रेगुलेशन हो रही है। और उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो साइक्लिन है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लिन प्रोटीन्स, और वो साइक्लिन इंडिविजुअली काम नहीं करती हैं, वो सीजी के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, उसके जो हेटेरोडाइमर प्रोटीन है, टू सब यूनिट जब कंबाइन करेंगे तो ही, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि आयशा सना है या ईशा है, ये दोनों सहेलियां हैं, अगर ये दोनों मिलके ही काम करेंगी तो कोई एक पार्टिकुलर काम करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगी, ठीक है। इसी तरह से ये आपने याद रखना है, हेटेरोडाइमर प्रोटीन है जिसमें साइक्लिन है और
साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस। जब काइनेजेस की बात आती है तो आपके माइंड में फौरन से अगली बात आ जाएगी कि फास्फोरिलेशन, फास्फोरस का चक्कर है। अब फास्फोरिलेशन क्या होती है, अभी मेरा ख्याल आपको पता है। तो उससे एक्टिवेशन, इसकी रेगुलेशन बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर स्टेज पे, पर्टिकुलर फेज पे पर्टिकुलर प्रोटीन की एक्सप्रेशन होना, उसकी इनहिबिशन होना, वो थिंग्स जो है ना आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन, इसको हम रेगुलेशन बोलेंगे, ये बहुत जरूरी है। और ये सारे के सारे फेजेस जो है ना, ये दीज आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन काइनेजेस। और देर आर मोर देन आई थिंक 10 जो है वो सीडीके की टाइप्स हैं, मोर देन 7 to 8 जो हैं वो साइक्लिन की जो टाइप्स हैं, सॉरी टाइप्स हैं जी। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम बढ़ते भी हैं उसको। अच्छा, अब देखें कि ये जो डिफरेंट स्टेज में मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया कि यहाँ से एक स्केच को याद रखना बहुत इजी है, उसको जब याद रख लेंगे तो उसके बाद पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें कि अब हम यहाँ पे आ जाएं, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो है। अब काइनेज का मैंने बताया है कि ऑलवेज प्रेजेंट, बट ये डिफॉल्ट जो है ना, अभी बाय डिफॉल्ट ये इनएक्टिव होगी, लेकिन जब इसके साथ वो साइक्लिन के साथ सीडी के उसके साथ अटैच करेगा तो ही वो फंक्शनिंग करेगी, यहाँ पे ये एक्टिव होगी। ये देखें साइक्लिन के साथ सीडी के जब इनकी आपस में अटैचमेंट है, ये एक दूसरे के बगैर काम नहीं करती। अच्छा, अब ये देखें कि G1 फेज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइक्लिन डी और साइक्लिन ई है, ठीक है। अच्छा, ये आगे हम बढ़ते हैं, उसमें बताते हैं इसमें ये प्रोटीन्स हैं। अच्छा, अब इसके साथ डिफरेंट सीडी के जो कॉम्बिनेशंस हैं और डिफरेंट टाइप और इवेंट्स पे इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अगर होगा डिफरेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन देगा, अदरवाइज ये सेल साइकिल नहीं चलेगा। हर स्टेज पे, हर फेज पे ये प्रोटीन्स का ही रोल है। इसी तरह मैंने यहाँ पे ना ये लिखा हुआ, ये देखें सिंथेसिस में साइक्लिन ए है, इसमें साइक्लिन बी है, और इस तरह से ना ये अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो उसको थोड़ा सा आप इधर इसको भी देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन से साइक्लिन के जब इसके साथ बाइंड करती हैं तो एक्टिव फेज में आती हैं, फिर इनएक्टिव फेज में आती हैं, फास्फोरिलेशन होती है और डी फास्फोरिलेशन कैसे होती है। तो अब आपको सेकंड शेयर करवाते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया था कि ये एक ना, ये तो एक रफ सा है, ये बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं बताता कि सेल की डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट काइनेज एक्टिविटी होती है, ये डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस हैं। अभी तक बच्चे आ रहे हैं, ये कौन एंटर हुआ? अच्छा ठीक, अच्छा अब ये देखें डिफरेंट स्टेजेस पे कौन कौन से साइक्लिन इनका रोल है। ये थोड़ा सा है, लेकिन ये इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन एक मतलब मेन जो है वो पता चल जाता है कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो है ना, उस पे आते हैं। ठहरे, पहले तो वो पढ़ना जरूरी। अब इतना समझ में आ गया है जो मैंने बताया है कि सेल की कौन कौन सी ग्रोथ की स्टेजेस हैं और इंटरफेस क्या है, कौन कौन स्टेजेस हैं, कब उसके चेक पॉइंट्स हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। और ये साइक्लिन प्रोटीन है, ये जरूर हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जो साइक्लिन सीडी के अलावा काम नहीं करते, दे ऑलवेज वर्क टुगेदर। अच्छा, the cell cycle is regulated by oscillating values of specific protein kinases, ठीक है। These kinases phosphorylate proteins involved in the metabolic activities of cell to control them. This ensures that cell division proceed correctly, ठीक है। अब इसमें कोई मसला तो नहीं है। These kinases जो हैं फास्फोरिलेट करती है प्रोटीन को, जितनी भी एक्टिविटीज है सेल की उनको कंट्रोल कर रही है और यही इंश्योर करती है कि सेल डिवाइड करे, प्रोसीड उसकी डिवीजन होगी या नहीं होगी, एक्यूरेटली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। दीज काइनेजेस आर हेटेरो दो मुख्तलिफ है, एक साइक्लिन है, सीडी के है, उसका हेटेरोडाइमर है 2 प्रोटीन्स का, that consists of 2 subunits हैं उसके, one is cyclin subunit and other is a CDK subunit that has the kinase activity। ये चीज important है।
ये अगर आपको वैसे भी मल्टीपल चॉइस में भी आ जाए या कुछ, तो आपको मेरा ख्याल पता होना चाहिए, वैसे भी एग्जामिनेशन या वैसे भी पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में आए भी। अच्छा, द CDK doesn't work without binding cyclin, वही बात इसने फिर दोबारा रिपीट की। अच्छा, अब वो बता रहा है कि देर आर एट लीस्ट 10 डिफरेंट साइक्लिंग मॉलिक्यूल हैं, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन सी एंड सो ऑन, 10 तक होंगी मुख्तलिफ, 10 से भी ज्यादा अब तो मेरे ख्याल रिपोर्ट्स में आई हैं, कुछ न्यू भी हैं इसके अलावा भी। अच्छा, एटलीस्ट 8 डिफरेंट CDKs होंगे। अब प्रोटीन काइनेज भी उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ये काम करेंगे डिफरेंट स्टेजेस पे, ठीक है। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसके लिहाज से डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये वर्क टुगेदर करेंगे इसकी रेगुलेशन के लिए। अच्छा, दे कंबाइन इन मेनी कॉम्बिनेशंस एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन सेल साइकिल, ये वही वाली बात की ना। अब इसमें अब लाइन आना शुरू होगी, लगता है बच्चे अब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं जी, लाइनें लगाना शुरू कर दी हैं आपने। अच्छा चलें, अभी तो कम ही लगाई किसी ने। अच्छा, द सेल प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लिन एंड CDK, वही बात कर रहा है, स्पेसिफिक फेजेस टू कंट्रोल द प्रोसेसेस दैट शुड टेक प्लेस इन ईच फेज, ठीक है। अब जी आपको समझ आ रही है, सारे चुप कर गए हैं, या तो ज्यादा समझ आ गई है या बिल्कुल ही पहले भी गई है? यस मैम आ रही है। आ रही है। चले आ रही है तो थोड़ा सा मुझे बताया ना कितने की समझ आई है आपको। तो इसका फायदा ये होगा कि आपको एक दफा अगर आप समझ लेंगे तो आपको दोबारा बहुत ज्यादा इसको रट्टा मारने की, अगर आप इसको रट्टा मारेंगे ना तो यकीन करें आपको ये पता नहीं क्या जिन भूत लगेगी चीज, ये कहेंगे पता नहीं क्या चीज है, ये साइक्लिन क्या है, ये क्या क्या याद करें और कहाँ पे क्या है, और कोई समझ नहीं आनी आपको। रट्टा नहीं मारना, बस इसको अगर समझ लेंगे ना आप लोग तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी है, फिर इसको बिल्कुल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक दफा समझ लेंगे बस, जब भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये है, ठीक है। पेपर में एग्जाम में भी आप एक दफा जस्ट तो रीड कर सकते हैं और आप समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब देयर आर 10 डिफरेंट साइक्लिन मॉलिक्यूल्स हैं। अब साइक्लिन मॉलिक्यूल ये हमने पढ़ लिया है, और CDK के 8 हैं, जो है इससे ज्यादा भी रिपोर्ट्स हैं लेकिन वो भी बहुत रिसेंट वंस है। अच्छा, दे कंबाइन इन मैनी कॉम्बिनेशन एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द सेल, द सेल प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लिन, ये वही वाली बात कर रहा है, दैट शुड टेक प्लेस, ये हर फेज पे डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दी कि M फेज है, माइटोटिक फेज है, उसमें जो है वो साइक्लिन बी एंड CDK1 का कॉम्बिनेशन है, साइक्लिन बी एंड CDK1। बच्चे अपना माइक को म्यूट कर दें आप ना, आप लोगों की एक जो एक आध बच्चा होता है ना उसकी वजह से सारे बच्चे आपको वॉइस नहीं आती और समझ नहीं आती ना, आप जरा म्यूट करें उसको ना। अच्छा अच्छा, अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग M फेज साइक्लिन B with combination of cyclin dependent kinases 1 CDK1 is produced by the cell, while the other cyclin, जब ये साइक्लिन एक्टिवेट होगी M फेज में तो बाकी जो साइक्लिन प्रोटीन्स होंगी वो इनहिबिट होंगी, या इनहिबिट उनका फंक्शन, वो फंक्शनिंग नहीं कर रही होंगी और डिग्रेडेड फॉर्म में होंगी, ठीक है। द साइक्लिन B with CDK1 heterodimer then phosphorylates and activate proteins that are needed for mitosis। अब इसमें किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो बताएं, इसमें कोई डिफिकल्टी फील हो रही हो यहाँ पे तो वो बताएं। कि अब सिंपल सी बात की है, पहले भी बताया है कि जो ये जो हेटेरोडाइमर प्रोटीन के 2 सब यूनिट्स मिलके काम करते हैं, समझ लें दोनों सहेलियां ऐसे काम नहीं करती हैं, मिलके करती हैं, और इनके डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। जैसे साइक्लिन है वो उसकी साइक्लिन के जो है ये जो है उसकी 10 डिफरेंट साइक्लिन है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन अब दूसरी जो CDK बताई डिफरेंट टाइप्स की। अच्छा, ये कंबाइन करती हैं, मिलके काम करती हैं, ठीक है, और इनकी ही हर स्टेज पे विद इन टाइम और हर डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ वर्कआउट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं एग्जाम्पल का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग M फेज माइटोटिक फेज
cyclin B with combination with cyclin dependent kinase 1 is produced by the cell, while the other cyclin and CDK are inhibited or degraded. The cyclin B CDK1 हेटेरोडाइमर देन फास्फोरिलेशन, आपको पता है जब फास्फोरिलेशन होती है फिर वो एक्टिव फॉर्म में, ये सबको पता है, ठीक है, एंड एक्टिवेट्स प्रोटीन्स दैट आर नीडेड फॉर माइटोसिस। ये आपने याद रखना है। अब मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसको इस बात की समझ नहीं आई है, ठीक है। मैम हेटेरोडाइमर क्या होता है? हेटेरोडाइमर, हेटेरो मीन होता है कि डिफरेंट टाइप के, अगर मैं होमो का लफ्ज यूज करूं तो एक जैसे, हेटेरोडाइमर है कि साइक्लिन डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है और सीडीके डिफरेंट है, वो काइनेसिस है, वो फास्फोरिलेशन करती है और वो उस तरह से कॉम्बिनेशन में काम करती है। ये पहले भी मैंने बताया 2-3 दफा, ठीक है। अब ये आपको कोई मसला है तो मुझे ये बताएं कि समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल मैंने जो दी है, फॉर एग्जांपल माइटोटिक स्टेज है या फेज है, उसमें बताएं कि ये कॉम्बिनेशन में मैंने जो बताई है बात, ये आपको समझ में आ गई? जी बच्चे? यस मैम आ गई है। अच्छा आ रही है तो फिर ये ना हो कल को पेपर में क्वेश्चन आए तो हम हैं ये पता नहीं क्या भला थी, क्या पूछ लिया, पता ही नहीं था। अच्छा मैम हम पूछ लेंगे अगर समझ ना आई तो पेपर में। पेपर में पूछ लेंगे किससे? आपसे। पेपर में तो मैं हेल्प नहीं करूंगी, मैं कह रही हूँ अभी पूछना है तो पूछ लें। अच्छा मैम टीचर तो हेल्प करती होती हैं जब बच्चे को ना आए। नहीं, एग्जामिनेशन में तो हेल्प कोई टीचर नहीं करता होता है, पहले करते होते हैं, आप उसको भी समझे ना। अच्छा फॉर दिस प्रोसेस टू वर्क, अब सिंपल सी बात बताइए बच्चों, इसमें क्या चीज आपने पहले भी पढ़ रखा है, क्योंकि हेटेरोडाइमर प्रोटीन है, वर्क टुगेदर करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में करते हैं, डिफरेंट टाइम पे करते हैं और डिफरेंट फेजेस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर माइटोटिक फेज में जाए तो फॉर एग्जाम्पल इस साइक्लिन बी विद CDK1, इसके साथ की फास्फोरिलेशन और जो एक्टिव होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें जो ये जरूरी थी, अब हमारी जो है हमें माइटोटिक फेज में जाना चाहिए। एक सेल ने यहाँ पे चेक पॉइंट देख लिया था कि माइटोटिक फेज G2 से जब जाता है ना माइटोटिक, तो यहाँ पे ये इसका चेक पॉइंट है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी समान असगर, समान असगर समझ आ रही है? समान असगर है इधर? जी बच्चे समान असगर आप सामने लाइनें लगा रही हैं स्क्रीन पे, और एक तो टाइम भी आउट हो रहा है, बहुत गलत बात है। अगर आपका नहीं दिल कह रहा पढ़ने को तो बाकियों को पढ़ने देना जी। अच्छा आगे जो है इसमें जो 4 चीजें हैं, 4 पॉइंट्स हैं आपका। ये जो हमारा मीटिंग का टाइम कैसे, अभी टाइम तो रहता था, ये कैसे रनिंग आउट टाइम आ रहा है कि ज्यादा टाइम हो गया? अभी तो हम कर रहे हैं इसको, टाइम तो था अभी। चले खैर, इसमें ना टाइम लिमिट होती है जूम में, ये इसको करने की कोशिश करते हैं। अब जो है ना इसके फॉर दिस प्रोसेस टू वर्क, अच्छा ये मैं वही बात में बता रहा है द करेक्ट, ये फिर अभी तक एडमिट एडमिट आके ना बच्चे यहाँ पे इंटरप्शन करते हैं। अच्छा for this process to work the correct cyclins and CDK must be present and the other cyclin and CDK, एक अगर एक टाइम पे एक्टिवेटेड है वो काम कर रही है तो दूसरी जो CDK साइक्लिन है जितनी भी है वो या तो रिमूव होंगी या इनहिबिट करेंगी अपना फंक्शनिंग को, सारी मिलके नहीं करेंगी। एक स्टेज के लिए, एक पर्टिकुलर फेज के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स होंगी। The cell uses 4 mechanisms to regulate the cyclin and CDKs. अब इसकी 4 mechanism जरूरी हैं। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में होते ना, आप एग्जाम होते तो ये पूछा जा सकता था कि सेल साइकिल की मैकेनिज्म में जो 4 जो है उसके जो है ना मैकेनिज्म्स हैं सेल रेगुलेशन में, वो आप बताएं कौन कौन से हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा वो 4 जो है फेजेस कौन कौन सी है, मैकेनिज्म्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज फास्फोरिलेशन एंड डीफास्फोरिलेशन ऑफ CDK।
यानी कि रेगुलेशन होना सीडीके की प्रोटीन साइक्लिन डिपेंडेंट, उसके नाम से ही जाहिर है कि साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस की रेगुलेशन। अब जहां पर रेगुलेशन का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है कि वो प्लस और माइनस दोनों में ही चलेगा, फास्फोरिलेशन एंड डीफास्फोरिलेशन। जहां पे उसको फास्फोरिलेशन चाहिए एक्टिव होना है और जहां पे उसको इनएक्टिव होना है, ये दोनों ही उसको पता होना चाहिए और जो ये दोनों को ही बैलेंस करते हैं, इसको रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद डिग्रेडेशन जो है सीडीके की, ये इंपॉर्टेंट है। पहले फास्फोरिलेशन है, डिग्रेडेशन है, फिर पीरियोडिक टाइमली जो सिंथेसिस है डिफरेंट साइक्लिन एंड सीडीके की, ये जरूरी है। फिर जो है द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इनहिबिटिंग प्रोटीन्स, उनका जो स्पेसिफिक एक्शन है। और एक और मैं आपको एग्जांपल और फ्लो चार्ट समझाना है, लेकिन टाइम लिमिट क्यों आ रहा है उसके ऊपर, ये ना फिर जब टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है तो ये जूम मीटिंग का जो है ऑटोमेटिकली ये जो है वो एंड हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये चीजें आपको याद रहेंगी, इसमें कोई मसला तो नहीं हो रहा आपको समझने में? नो मैम, बहुत इजी है। हाँ, कि इसमें अब इसकी 4 मैकेनिज्म है, उसकी फास्फोरिलेशन फर्स्ट वन है और डीफास्फोरिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके डिफरेंट पीरियोडिकली होता है कि डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट स्टेजेस के लिहाज से कौन से सीडीकेज और कौन से साइक्लिन के कॉम्बिनेशन होते हैं। फिर उसका है फोर्थ वन जो है द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक सीडीके इनहिबिटिंग प्रोटीन, उनके किस तरह से एक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा अब जो फर्स्ट वन है उसकी ज्यादा डिटेल में ना जाए, बस ना अगर ये ना अब थोड़ा सा मेरे ख्याल टाइम रनिंग आउट आ रहा है, उसको क्या किया जाए, चले करने की कोशिश करते हैं जितना हो जाए मैक्सिमम। The activity of CDK can be tightly controlled by phosphorylation and dephosphorylation of two specific residues। ठीक है, ये अभी तक ना ये बच्चे जो एडमिट भी ये बहुत सता रहे हैं अभी। अच्छा ऑन प्रोटीन्स, फास्फोरिलेशन ऑफ 15th अमीनो एसिड रेजिड्यू, फॉर एग्जांपल कोई 15th पोजीशन पे अमीनो एसिड था टायरोसिन, ठीक है, उसकी जो फास्फोरिलेशन हुई उसने डीएक्टिवेट किया CDK2 को। अब यहाँ भी बच्चों ने कहना है कि अब ये क्या मुसीबत आ गई, वहां तक तो समझ आ गई थी कि डिफरेंट वो है, इस तरह से काम कर रहे हैं। अब इसकी रेगुलेशन और डीरेगुलेशन के बता रहे हैं कि इस तरह से ना कोई अमीनो एसिड्स ही है ना, आपको तो है प्रोटीन के रेजिड्यूज क्या है, अमीनो एसिड है। अब किसी एक में भी जाके ना अगर क्या हुआ, क्या फास्फोरिलेशन 15 अमीनो एसिड की अगर हुई है टायरोसिन फॉर एग्जांपल TYR से रिप्रेजेंट और 15 से डीएक्टिवेट CDK2 को उसने कर दिया, while phosphorylation of threonine THR से 160 पोजीशन पे रेजिड्यू, एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को पता नहीं कि इसमें काफी ज्यादा रेजिड्यूज हो सकते, एक्टिवेट द CDK। मतलब ये बताने का मकसद है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये आप में ये नहीं कहते इसको याद करें, जस्ट वो इतना बता रहा है कि किसी भी एक प्रोटीन का, आपको प्रोटीन हमने पढ़ी है, आपको पता पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में मोर देन 100 अमीनो एसिड के रेसिड्यूज हो सकते हैं। अब जो है किसी भी अमीनो एसिड पे जाके फॉर एग्जांपल कोई 15th पोजीशन पे है, कोई किसी और पोजीशन पे है, अगर एक पोजीशन पे जाके उसकी फास्फोरिलेशन हो रही है तो दूसरी पे डीफास्फोरिलेशन, और इस तरह चेक एंड बैलेंस रहता है। इसकी रेगुलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज इसमें याद रखें। द प्रेजेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, अगर कहीं कोई DNA की ब्रेक आ जाए इन अ सेल लीड्स टू द सेल स्टॉपिंग इन G2 फेज। हाँ, अब इसकी क्या समझ आई आपको, द प्रेजेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, अब DNA की ब्रेक्स भी आ सकती है ना किसी वजह से, जो डबल स्ट्रैंडेड वैसे तो DNA का मॉलिक्यूल काफी स्टेबल होता है, लेकिन वो ज्यादा मोर देन 94 जाके टेम्परेचर डिग्रेड होता है, या कोई किसी और वजह से उसमें डिग्रेड हो गया, सिंगल स्ट्रैंड कोई ब्रेक आ गई। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक उसमें DNA में सेल लीड टू द सेल साइकिल स्टॉपिंग इन G2। अब वही बात कह रहा है कि वो जब अगर उसको लगेगा कि कोई मेरी कमी बेशी है या DNA की ब्रेक आ गई है, जो कोई नेक्स्ट मशीनरी पूरी नहीं है, तो वो चेक पॉइंट नेक्स्ट नहीं आगे चलेगा, स्टॉप कर देगा वहीं पे। A specific unnamed protein is activated by single strand break and lead to the inactivation of। अच्छा, अब ये जो PTPase है, ये आपको पता है कि
ये टायरोसिन से है। प्रोटीन, हाँ प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज इस तरह से होगा। ये है फास्फोरिलेशन, ये देखिए यहाँ पे टायरोसिन का बताया ना, इससे उन्होंने नाम रखा है एज एज करके ना। तो आपको पता अगर एज हो, ASEI, तो ये क्या चीज है, काइनेज, PPT एज, तो ये क्या है, एंजाइम्स है, एंजाइमेटिक है। प्रोटीन आपको पता है एंजाइम्स और प्रोटीन इन नेचुरली सारे वर्क टुगेदर कर रहे होते हैं, और ये इसमें कॉम्प्लिकेशन ना लें आप। फास्फोरिलेशन आपको पता है कि इसमें भी काइनेसिस एंजाइम है, तो उसका फंक्शन क्या है आपको पता है कि डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उनके डिफरेंट क्या फंक्शंस हैं। अच्छा, आप जो है ना उसको देखें आप, इसको ना फिर इसकी डिटेल्स में ना जाएं, बेशक इसको ये याद रखें कि उसको पर्टिकुलर रेगुलेशन होना TDK का बहुत जरूरी है। ये याद रखनी है आपने कि उसमें आपको एक सेल को, एक जब उसका प्रोसेसिंग चल रहे होते हैं उसको यहाँ जहाँ पे उसने एक्टिवेट होना है प्रोटीन डिफरेंट है, और कहाँ पे इनएक्टिवेट होना है, कहाँ पे फास्फोरिलेशन होनी है, डिफाजल ये होना, चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये चीज इतना स्केच जरूर माइंड में रखें। अच्छा, अब कंट्रोल डीरेगुलेशन डिग्रेडेशन, अब डिग्रेडेशन भी साइक्लिन की बहुत जरूरी है कि जहाँ पे आके एक प्रोटीन को, पर्टिकुलर प्रोटीन को डिग्रेड